हेलो, नमस्कार। आज हम आप लोगों को विधि निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि संसद में कानून बनता कैसे है, विधि का निर्माण कैसे होता है। तो आइए देखते हैं विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया, ये जो विधि बनाई जाती है, जो कानून संसद में बनाया जाता है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 107 से लेकर के 119 के बीच में किया गया है। अनुच्छेद 107 से 119 के बीच में संसद में कैसे कानून बनता है, इसका उल्लेख किया गया है। तो देखिए, जो विधि बनाने के लिए जो विधि आता है, जो कानून बनाया जाता है, उसको अधिनियम भी कहा जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, वह कानून, वह विधि जो सदन में या संसद में बनाने के लिए आता है, उसे वो जो सारी प्रक्रियाएं से होकर के गुजरता है, उसे ही अधिनियम कहते हैं। मतलब वह विधि, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वह कानून जो संसद में आता है बनने के लिए, और जो उसकी कई प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हीं को हम अधिनियम कहते हैं। तो ये जो अधिनियम होता है, वह उसके प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके नेचर पर निर्भर करता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वह विधेयक उसकी विषय वस्तु पर निर्भर करता है कि यह विधेयक किस प्रकार का विधेयक है। साधारण विधेयक है, धन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, या वित्त विधेयक है। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। एक साधारण विधेयक, जिसको हम सामान्य विधेयक कहते हैं, मतलब इसमें आम कानून बनाए जाते हैं। और धन विधेयक, जो धन से संबंधित, वित्त विधेयक, वित्त से, और संविधान संशोधन विधेयक। ये 4 प्रकार के विधेयक बनते हैं। और इन विधेयकों की पहचान लोकसभा अध्यक्ष बनता है। इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी विषय वस्तु है, विषय वस्तु के आधार पर ही लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कौन सा ये विधेयक है। तो देखते हैं थोड़ा सा विधेयक के प्रकार में, उसकी विषय वस्तु के आधार पर विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, और अगला है संविधान संशोधन विधेयक। जो धन विधेयक होता है, उस पर लोकसभा का पूरा अधिकार होता है, और राज्यसभा इसके लिए सिफारिश का काम करती है। पूरा अधिकार धन विधेयक पर लोकसभा का होता है। राज्यसभा एक सिफारिश के रूप में होता है। राज्यसभा की सिफारिश को लोकसभा माने या ना माने, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता धन विधेयक में। वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आपका जो धन विधेयक था, वो केवल, है ना, लोकसभा में लाया जाता है। मतलब पहले लोकसभा में लाया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में ये विधेयक भेजा जाता है। और विधेयक में जो संशोधन राज्यसभा करती है, तो उस संशोधन को लोकसभा माने या ना माने, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, पूरा का पूरा अधिकार धन विधेयक पर लोकसभा का होता है,
और यह लोकसभा में ही पेश किया जाता है। दूसरा आता है, अगला आता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में लाया जाए चाहे राज्यसभा में लाया जाए। और अगला होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन भी विधेयक भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं साधारण विधेयक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं साधारण विधेयक के बारे में, क्योंकि इसके बाद हम धन विधेयक देखेंगे, फिर वित्त विधेयक देखेंगे, फिर संविधान संशोधन विधेयक देखेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं साधारण विधेयक की। तो साधारण विधेयक की अगर हम बात करें तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, पहली इसकी खास विशेषता है। और दूसरी, किस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ये दो खास हो गए। अब जैसे कोई विधेयक लोकसभा में आता है तो या राज्यसभा में गया, तो उस विधेयक को कानून बनने के लिए 3 चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसे वह विधेयक पहले लोकसभा में आया, कहाँ पर गया, लोकसभा में। वह लोकसभा में विधेयक बनने के लिए आया तो संबंधित मंत्री के द्वारा जो है उस विधेयक को पेश किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या संबंधित मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है? ऐसा नहीं है, सदन के अन्य सदस्यों के द्वारा भी उस विधेयक को पेश किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, विधेयक या साधारण विधेयक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक हो गया सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक, और दूसरा हो गया गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। तो जो सरकारी विधेयक होता है वो संबंधित मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है सदन में। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य हो कर सकता है। जैसे अगर शिक्षा पर कोई कानून बनाना है, कोई विधेयक लाना है, तो उसको शिक्षा मंत्री अमूमन लाता है। स्वास्थ्य पर अगर कोई कानून बनाना है तो स्वास्थ्य मंत्री उस विधेयक को लाएगा बनवाने के लिए। या विदेश के संबंध में कोई कानून बनाना है तो विदेश मंत्री लाएगा। तो अमूमन ऐसा होता है कि जो मंत्री जिस विभाग का होता है उसी से संबंधित वह कानून बनवाने के लिए सदन में लाता है। तो ये आपका हो गया मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा वह विधेयक लाया जाता है। मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा जो विधेयक लाया जाता है, जो विधेयक सदन में लाया जाता है उसे हम कहते हैं सरकारी विधेयक। और जो विधेयक गैर मंत्रियों के द्वारा लाया जाता है, मतलब वो मंत्री नहीं होते हैं, उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। मतलब मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा यह विधेयक नहीं लाया जाता है, नहीं लाया जाता, बल्कि सदन के अन्य सदस्यों द्वारा, जो मंत्री नहीं हैं उनके द्वारा लाया जाता है। तो ये
साधारण विधेयक दो प्रकार का हो गया, एक सरकारी विधेयक, दूसरा गैर सरकारी। तो सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा लाया जाता है, और जो गैर सरकारी विधेयक होता है वो मंत्री नहीं होते हैं, अन्य सदस्य हो सकते हैं, इनके द्वारा लाया जाता है। अब विधेयक लाया गया सदन में, बाय द वे वह विधेयक लोकसभा में लाया गया। जैसे लोकसभा में लाया गया वह विधेयक, तो सबसे पहली बात यह है कि उस विधेयक को लाने के लिए सदन के अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ती है। तो आपका ये हो गया पहला चरण, मतलब प्रथम चरण। 3 चरण होते हैं हम जिसको कहते हैं वाचन। तो प्रथम वाचन में क्या हो गया, प्रथम वाचन। तो प्रथम वाचन में सदन के अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है उस विधेयक को लाने के लिए। तो सदन के अध्यक्ष की अनुमति लेनी पड़ती है, पहला। दूसरा, ये जो मेन मैं बता रहा हूं जो होता है प्रथम वाचन में, दूसरे में क्या होता है कि अन्य सदस्यों को भी सूचित कर दिया जाता है। यानी कि जो सदन का अध्यक्ष होता है उसको सूचित तो किया ही जाता है, इसके साथ साथ अन्य सदस्यों को भी सूचित किया जाता है। और जो मंत्री उस विधेयक को लाता है वह सदन में उस विधेयक के बारे में बताता है, विशेष करके उस विधेयक के सकारात्मक पहलुओं पर ही ज़्यादा ध्यान देता है। उस विधेयक के जो सकारात्मक पक्ष हैं, उसकी जो खूबियां हैं, उसी के बारे में वो बताते हैं मंत्री महोदय। ये हो गया। और इस सदन में, मतलब पहली बार प्रथम वाचन में सदन के अध्यक्ष की अनुमति ली जाती है। सदन के अध्यक्ष के साथ साथ सदन के सदस्यों को भी उसकी सूचना दे दी जाती है, और उस विधेयक के संबंध में जो मंत्री होता है वह पढ़ता है, उसके बारे में कहता है, और उस विधेयक के सकारात्मक पक्ष पर जोर देता है। ये पॉइंट हो गया। और अगला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसमें आता है वह है कि इसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। ये 2 पॉइंट आपको नोट करना है। सदन के अध्यक्ष की अनुमति ली जाती है, उस विधेयक को संबंधित मंत्री पढ़ता है, सदन के सदस्यों को सूचित कर दिया जाता है, और उसके बाद जो है भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। ये तो आपका हो गया प्रथम वाचन। अगर हम द्वितीय वाचन की बात करें, द्वितीय वाचन, अब द्वितीय वाचन में मेन क्या हो सकता है? अगर हम द्वितीय वाचन की बात करें तो सबसे पहली बात ये आ जाती है कि सदन में इसकी चर्चा होती है, लेकिन विस्तार से चर्चा नहीं होती है, और ये जो विधेयक होता है उस विधेयक की जांच के लिए समिति को सौंप दिया जाता है, जिसमें प्रवर समिति भी हो सकती है और संयुक्त प्रवर समिति होती है। अनेक विधेयकों की जांच के लिए या विधेयक की जांच के लिए उस विधेयक को प्रवर समिति अथवा संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, प्रवर समिति और अथवा संयुक्त प्रवर समिति, ये सौंप दिया जाता है। जो प्रवर समिति होती है
उसमें कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है। और संयुक्त प्रवर समिति की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 15 और बढ़ जाते हैं, हो जाता है 45। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। किसमें? संयुक्त प्रवर समिति में। इसमें जिनकी सरकार होती है, जो पक्ष में होता है उनके भी सदस्य होते हैं, और जो विपक्ष वाले होते हैं उनके भी सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं, उनके भी सांसद इसमें सम्मिलित होते हैं। ये तो हो जाती है द्वितीय वाचन। चौथा ये है आपका द्वितीय वाचन। तो देखिए प्रथम वाचन में जो हुआ था उसमें सदन के अध्यक्ष की अनुमति और सदस्यों को सूचित कर दिया गया था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर। अब द्वितीय वाचन में एक बार फिर से देख लेते हैं। द्वितीय वाचन में जो विधेयक होता है उसके विधेयक के सिद्धांतों और उपबंधों के बारे में चर्चा होती है। विधेयक के उपबंधों और सिद्धांतों के बारे में चर्चा होती है, लेकिन विस्तार से चर्चा नहीं होती है, पहला बात। इसके बाद ये जो विधेयक की प्रतियां होती हैं उस प्रतियों को जो है सदस्यों में बांट दिया जाता है। और एक चीज़ और होता है, उसको सार्वजनिक कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ संयुक्त प्रवर समिति और प्रवर समिति को वो विधेयक सौंप दिया जाता है जांच के लिए। तो प्रवर समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है और संयुक्त प्रवर समिति में जो है 45 हो जाती है। तो टोटल मिला जुला करके 45 हुई। लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के 15 सदस्य हो जाते हैं। ये तो हो गया द्वितीय वाचन, या हम ऐसे कर सकते हैं द्वितीय स्टेप या द्वितीय चरण। अब हम तृतीय वाचन पर आ जाते हैं। तृतीय चरण में आते हैं, यानी कि तृतीय वाचन में क्या होता है। तृतीय वाचन, पहला पॉइंट, तृतीय वाचन में उस विधेयक पर चर्चा होती है, बहस होती है और लास्ट में, आखिरी में मतदान हो जाता है। अगर वह विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया तो ये मान लिया जाता है कि अमुक सदन से वह विधेयक पारित कर दिया गया। अब जब वह विधेयक पारित कर दिया जाता है तो उस पर जो सदन का अध्यक्ष होता है उसको प्रमाणित करके दूसरे सदन में भेज देता है। जैसे वह विधेयक लोकसभा में बना, ठीक है, तो देखो चर्चा हुई तृतीय वाचन में, बहस हुआ, मतदान हुई और सर्वसम्मति से वह उस विधेयक को पारित कर दिया गया। जब पारित कर दिया गया जाता है तो यह मान लिया जाता है कि अब इस सदन से यह पारित हो गया है। पारित होने के बाद जो सदन का अध्यक्ष होता है उसको प्रमाणित करके वह अगले सदन को भेज देता है। जैसे लोकसभा में यह बना था, अब वो कहाँ पहुँचेगा? राज्यसभा में। जब यह राज्यसभा में पहुँचा तो जो जो प्रक्रिया लोकसभा में हुई थी इस विधेयक के संबंध में, वही प्रक्रिया राज्यसभा में होगी। अब राज्यसभा इस विधेयक पर क्या क्या कर सकता है, इस विधेयक के संबंध में क्या क्या कर सकता है? पहला,
यानी कि राज्यसभा क्या कर सकता है इस विधेयक के संबंध में। पहला, विधेयक को उसी रूप में पारित कर देगा। अगर विधेयक को उसी रूप में उसने पारित कर दिया राज्यसभा ने, तो अब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राज्यसभा ने उस विधेयक में संशोधन करके पारित कर दिया और पारित करने के बाद वो विधेयक को लोकसभा में भेजेगा। दूसरा विकल्प ये हो गया राज्यसभा के पास। तीसरा विकल्प हो जाता है कि वह विधेयक को अस्वीकार कर दे, और चौथा विकल्प उसके पास होता है राज्यसभा के पास या दूसरे सदन के पास कि उस विधेयक को वो लंबित कर दे। लंबित करने का मतलब ये हो गया कि वह उस विधेयक को अपने पास 6 महीने तक रख ले। तो जब उस विधेयक को वह 6 महीने तक रख लेता है अथवा लंबित या अपने पास रख ले या 6 महीने तक रखे रहे, तो उस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अब ये संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? तो यह संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। यह संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुला लिया जाता है और इसकी अध्यक्षता सदन का अध्यक्ष मतलब लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब यह विधेयक जो विशेष बहुमत से बन रहा था, अब वह साधारण बहुमत से बनेगा और इस विधेयक पर अब साधारण बहुमत से बना, यानी कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और उस संयुक्त अधिवेशन में इसको साधारण विधेयक से तब पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देता है और वो कानून बन जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आता है कि किन किन विधेयकों पर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर सकता है, बातें आती है। उसके पास अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वीटो पावर है। पहली बात, लोकसभा में वह कानून पारित हुआ और राज्यसभा में कानून पारित हो गया, राष्ट्रपति के पास पहुंचा, राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर कर दिया तो कानून बन जाता है, पहला। दूसरा, वीटो पावर उसके पास है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। यदि उस विधेयक को जो राष्ट्रपति के पास गया है, उस विधेयक को सदन को लौटा दे पुनर्विचार के लिए कि इस विधेयक पर पुनः विचार करिए, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो विधेयक पुनर्विचार के लिए संसद अथवा सदन में भेजा जाता है, तो उसी को कहते हैं निलंबनकारी वीटो। अब पुनर्विचार के बाद वह विधेयक राष्ट्रपति के पास अगर पहुंचा, राष्ट्रपति के पास जाएगा ही, तो राष्ट्रपति को बाध्य होना पड़ेगा उस विधेयक पर सिग्नेचर करने के लिए, अविलंब सिग्नेचर उनको करना पड़ेगा। तो ये जब पुनर्विचार के लिए भेजेगा उस विधेयक को तब तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत उसको वीटो पावर का अधिकार है, तो इसको कहेंगे निलंबनकारी वीटो। अगला है कि वह उस विधेयक पर अनुमति ना दे, उस विधेयक को वह सुरक्षित अपने पास रख ले, तो उसका वो बोला जाएगा आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो के अंतर्गत वह उस विधेयक को सुरक्षित अपने पास रख सकता है या विधेयक पर कोई सहमति नहीं दे सकता। इसके बाद अगला वीटो जो है उसे कहते हैं पॉकेट वीटो।
तो पॉकेट वीटो का मतलब ये हो गया कि वो जो विधेयक गया उस विधेयक को ना पुनर्विचार के लिए भेजे सदन को और ना उस पर सिग्नेचर करे अथवा सहमति जताए। तो ऐसे विधेयक को जो है, ऐसे विधेयक पर वो जेबी वीटो या हम ऐसे कर सकते हैं पॉकेट वीटो का वो प्रयोग कर सकता है। अब संयुक्त अधिवेशन की अगर बात आती है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने के बाद कानून अगर दोनों सदनों से बन जाता है, वो भी साधारण विधेयक से बनेगा, तो उस पर राष्ट्रपति को वीटो पावर करने का कोई अधिकार नहीं होगा और राष्ट्रपति को उस पर सिग्नेचर करना पड़ेगा। और वह विधेयक राजपत्र में, भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो विधेयक सदन में जब जाता है या विधेयक को कितनी बार राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, तो 2 बार प्रकाशित किया जाता है। पहली बार यह है कि जब विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता है पहली बार संबंधित मंत्री के द्वारा, तब उस विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। और जब वह विधेयक बन जाता है, उस पर सिग्नेचर हो जाता है राष्ट्रपति का, तब उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। अगला हम आपको बताएंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में। हमारा अगला लेक्चर होगा धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में। धन्यवाद।